इज़राइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन बड़ी एकाग्रता से मोसाद के चीफ इज़र हैरेल की बात सुन रहे थे। बात सुनने के बाद उन्होंने इज़र हैरेल की ओर देखा और कहा, ब्रिंग हिम डेड और अलाइव। फिर कुछ क्षण वो शांत रहे और फिर उन्होंने इसमें ऐड किया, बेटर ब्रिंग हिम अलाइव। सूचना बहुत संगीन थी। एडोल्फ आइकमन, जिसे बुचर ऑफ ऑट्सविट्स भी कहा जाता है, मोसाद ने उसे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरेस में लोकेट कर लिया था। आइकमन हिटलर की आर्मी में कर्नल था और हिटलर का ज्यूज के लिए जो फाइनल सोल्यूशन था उसका कोऑर्डिनेटर था। ये फाइनल सोल्यूशन था ज्यूज को पूरे यूरोप में खोज करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना और वहाँ उन्हें गैस चैम्बर में मार देना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होते होते आइकमन के नेतृत्व में 6 मिलियन यानी 60 लाख ज्यूज को मौत के घाट उतारा जा चुका था। आइकमन की ब्यूनस आयरेस में होने की सूचना मोसाद को सन 1957 में भी मिली थी, पर उस समय मोसाद उतना प्रोफेशनली काम नहीं कर पाई और आइकमन उनकी पहुंच से बाहर निकल गया। आइकमन पहुंच से बाहर निकलने में बहुत एक मास्टर प्लेयर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वह यूएस आर्मी की गिरफ्त में तो आया, पर जल्द ही उनकी गिरफ्त से भी निकल गया था। जब 1960 में मोसाद को सूचना मिली कि आइकमन को फिर से ब्यूनस आयरेस में देखा गया है, तो वो चौकन्ने हुए। पता चला कि आइकमन अपना नाम और पहचान बदल के रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से ब्यूनस आयरेस के एक गैरिबाल्डी स्ट्रीट में रह रहा है। मोसाद ने पहले एक रिकॉनिसेंस टीम भेजी इस सूचना की पुष्टि करने के लिए। पुष्टि पे पता चला कि आइकमन का पूरा परिवार गैरिबाल्डी स्ट्रीट में रह रहा था, एक गुप्त नाम से, रिकार्डो क्लेमेंट। उन पे नज़र रखी जाने लगी। उसके आने जाने का समय पता किया गया। उसके बाद मोसाद ने एक ऑपरेशन प्लान किया। एक 12 मेंबर की ऑपरेशनल टीम बनाई गई। ऑपरेशनल टीम के प्रमुख थे राफी आइतान। राफी आइतान आगे चल के मोसाद के चीफ भी बने। लेकिन ये ऑपरेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, क्योंकि पहले तो अर्जेंटीना जर्मनी से भागे हुए नाज़ी जो थे उनका एक बहुत प्रमुख गढ़ था। कई न्यू नाज़ी जो थे वो अर्जेंटीना की सरकार में भी थे। दूसरा, वो इज़राइल से बहुत दूर था। तो इस जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, इसको ओवरसी करने के लिए इज़र हैरेल ने स्वयं जिम्मेदारी ली। याद रखिएगा, वो मोसाद के चीफ थे। वो स्वयं ब्यूनस आयरेस पहुंचे, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर ऑपरेशन कहीं गड़बड़ी होती है किसी ऑपरेशन में, तो वो पॉलिटिकल तौर पे उनका वो स्टैचर था, वो लेवल था कि इस पॉलिटिकल तौर पे उसको संभालने का प्रयास कर सकते थे एक बॉच्ड ऑपरेशन को। और उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया था कि यदि किसी कारणवश वह ऑपरेशन सफल नहीं होता है और उनके टीम मेंबर्स गिरफ्तार हो जाते हैं, तो इज़र हैरेल स्वयं की गिरफ्तारी देने को भी तैयार थे। धीरे धीरे करके मोसाद के 12 मेंबर्स इज़राइल से पहुँचे अर्जेंटीना। उन्होंने अलग अलग अपार्टमेंट्स हायर किए। अलग अलग अपार्टमेंट्स अलग अलग पर्पसेस के लिए थे। कुछ कहीं पे कुछ लोग रुकने वाले थे, कहीं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो थे, कुछ ट्रांसमिशन एलिमेंट्स थे, और एक बनाया गया, उन्होंने एक घर बनाया जहाँ पर के आइकमन को किडनैप करने के बाद उन्हें रखा जाना था। पर इस सारी ऑपरेशन में एक समस्या थी। मोसाद का प्रयास था कि डेविड बेन गुरियन का जो ऑर्डर था कि ब्रिंग हिम अलाइव, उसका पालन किया जा सके। और क्योंकि इज़राइल ब्यूनस आयरेस से हज़ारों मील दूर था, इसलिए यह इतना सरल नहीं था। पर भाग्य ने फिर मोसाद का साथ दिया। 20 मई 1960 को अर्जेंटीना अपनी इंडिपेंडेंस की 150वीं सालगिरह मनाने जा रहा था और दुनिया भर के डेलीगेशंस वहाँ आने वाले थे। उन्हीं डेलीगेशंस में इजरायली डेलीगेशन भी था, जिसको लीड कर रहे थे वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर। अब एजुकेशन मिनिस्टर का जो एक पद है, वो किसी एक नॉर्मल फ्लाइट में ट्रैवल करके आता है, पर मोसाद ने कुछ ऐसा खेल खेला कि
एजुकेशन मिनिस्टर को एक ब्रिटानिया एक बहुत बड़ा जहाज एल आल, जो इज़राइल की ऑफिशियल एयरलाइंस है, उन्होंने वो प्लेन एजुकेशन मिनिस्टर को दिया ट्रैवल करने को। उस प्लेन में पीछे एक सेल बना हुआ था जहां आइखमन को, उनका प्रयास था कि आइखमन को गिरफ्तारी के बाद उस सेल में रख करके लाया जा सके वापस इज़राइल। इस सारे ऑपरेशन की सूचना एल आल के केवल शीर्षस्थ पे बैठे 2 अधिकारियों को थी। समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। डी डे डिसाइड हुआ 11 मई 1960, जिस दिन किडनैप करना था आइखमन को। पर दुनिया भर के इतने डेलीगेशंस आ रहे थे कि अर्जेंटीना की सरकार ने इजरायली सरकार को सूचित किया कि आपका जो डेलीगेशन है वो हम 19 मई को ही उसको रिसीव कर पाएंगे। पहले वो डेलीगेशन आने वाला था 11 मई और 12 मई को वो वापस लौटने वाला था। अब 11 तारीख डी डे था और अब वो डेलीगेशन इजरायली आ रहा था 19 मई और उसे 20 मई को वापस लौटना था। यानी कि 8 दिन का बंदोबस्त अब इजरायली मोसाद टीम को करना था। पर इसर हैरल और राइफ आइतन ने ये डिसाइड किया कि अब इस जो डी डे की डेट थी 11 मई, उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। एक बार आइखमन उनके हाथ से निकल चुका था और वह इतना शातिर खिलाड़ी था कि अगर उसे दूसरी बार भी पता चल जाता कि मोसाद उसके पीछे पड़ा है तो फिर वो वहाँ से गायब हो सकता था और मोसाद अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। उस टीम ने ये देख के रखा था कि 7:40 की बस पे आइखमन अपने काम से लौटता था। 11 मई 1960 को पूरी तैयारी के साथ 7:35 शाम को मोसाद की टीम वहाँ प्रतीक्षा कर रही थी आइखमन का। 7:40 की बस आई पर उसमें कोई नहीं उतरा। 7:45 पे बस आई, कोई नहीं उतरा। 7:50 पे 2 बसें आईं, कोई नहीं उतरा। मोसाद की टीम को इसर हरेल का स्पष्ट निर्देश था कि यदि 8 बजे तक वह नहीं दिखाई देता आइखमन किन्हीं भी कारणों से, तो उन्हें उस ऑपरेशन को अबैंडन कर देना था, उसे वहीं छोड़ देना था। बट राफी आइतान ने वहाँ डिसाइड किया कि वह 5 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। 5 मिनट बाद यानी 8:05 पर एक और बस वहाँ आई और मोसाद की टीम का धैर्य जो था वो रंग लाया। अपने रियर व्यू मिरर में राफी आइतान, वहाँ 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक टीम स्नैचिंग टीम थी और एक टीम उसको वॉच करने के लिए थी। स्नैचिंग टीम में ड्राइवर के बगल में बैठे थे राफी आइतान स्वयं, पीछे उनके बैठे थे ज़्वी माल्किन जो स्नैचर थे, काफ़ी सशक्त व्यक्ति थे। उन्हें उस आइखमन को पकड़ करके गाड़ी में फेंक करके वहाँ से निकलना था। तो राफी आइतान ने अपने रियर व्यू में देखा कि धीरे धीरे आइखमन अपने घर की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वो गाड़ी के बगल में पहुंचा, मालकिन ने अपना दरवाज़ा खोला, ज़्वी मालकिन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और कहा मोमेंटितो सेनियोर। उन्हें स्पेनिश के सिर्फ 2 ही वर्ड आते थे मालकिन को और उन्होंने उनका प्रयोग किया मोमेंटितो सेनियोर, यानी कि जस्ट अ मोमेंट मिस्टर। ये देख करके आइखमन गाड़ी की ओर घूमा। पर भाग्य देखिए, किन्हीं कारणों से आप हड़बड़ी कह सकते हैं, नर्वसनेस कह सकते हैं, ज़्वी मालकिन के जो शू लेसेस थे, जो फीते थे, वो ठीक से बंधे नहीं थे। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उनका पैर अपने ही फीते में फंसा और वो लड़खड़ाए। ऑपरेशन को समय दिया गया था, मात्र 12 सेकंड का समय था उन्हें वहाँ से स्नैच करने का और निकलने का। उनके लड़खड़ाने पर आइखमन को कुछ संदेह हुआ और वो तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। राफी आइतान ने सारा माजरा समझा और वो उनकी ड्यूटी नहीं थी, पर वो तुरंत उतरे और उन्होंने गले से पकड़ा आइखमन को। गले से पकड़ते ही आइखमन ठिठका और तब तक ज़्वी मालकिन संभल चुके थे। उन्होंने उठा करके गाड़ी में पटक दिया आइखमन को, अपने पैर के नीचे दबा दिया, जहाँ पैर रखा जाता है वहाँ रखा, और अपने पैर के नीचे उन्होंने उनके सहयोगी जो पीछे बैठे थे उनको दबाया और गाड़ी निकल गई। इस ऑपरेशन में मात्र 5 सेकंड लगे। आइखमन को लेकर के टीम पहुंची उस सेफ हाउस में जहां उनको 8 दिन रहना था। उसकी बॉडी पे कई स्कार्स थे, उन स्कार्स को मेजर किया गया, उनको देखा गया, उसकी हाइट, हाथ, कंधे से उंगली तक की दूरी, ये सारा मेजरमेंट वो लेकर के आए थे। सिर्फ एक टैटू था जो हटवा चुका था, वो टैटू उसके बॉडी पे नहीं था। 8 दिन उसको लेकर के वो वहाँ रहे। इस दौरान नाज़ी एलिमेंट्स जो थे और पुलिस, इन्होंने काफ़ी खोज की। एक हलचल सी मच गई कि आखिर आइखमन को धरती निगल गई या आसमान निगल गया। काफ़ी खोज हुई पर मिले नहीं।
20 तारीख को जिस दिन ब्रिटानिया को लौटना था, उस दिन सुबह एल का यूनिफॉर्म में 2 गाड़ियां निकली जिसमें 12 लोग थे। वो सारे मोसाद के सदस्य, उन्होंने एल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसी गाड़ी में, एक गाड़ी में बीच में बैठे हुए थे आइखमन। उनको ऐसा ड्रग दिया गया था जिससे वो बेहोशी की हालत में थे, पर देखने वालों को लग रहा था कि वो नशे में हैं। पूरी टीम ने अपने ऊपर अल्कोहल छिड़का हुआ था जिससे कि लगे कि वो सारे नशे में हैं और एक नशे में बेहोश हो चुका है। मिलिट्री एयरफील्ड पे उनका प्लेन खड़ा था। एल के यूनिफॉर्म में देख करके गार्ड ने भी रोकना उनको उचित नहीं समझा और अंदर झांका तो लगा कि सारे नशे में हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरह वो गाड़ी शराब की महक से उसमें महक आ रही थी। उस गाड़ी में, उस प्लेन में सवार हुए और उसको लेकर के वो पहुँचे इसराइल। 2 साल मुकदमा चला आइखमन पर और आखिर में उनको 31 मई 1962 को फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके कुछ ही घंटों में आइखमन के शरीर का संस्कार करके उनकी राखों को समुद्र में फेंक दिया गया। तो ये था इतिहास का एक निराला पन्ना आपके लिए। यदि ऐसे पन्नों से आप और अवगत होना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके सामने ऐसी कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।